सभी को नमस्कार। पंक्ति है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर मजा क्या है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर मजा क्या है जीने में। तूफान भी आके थम जाएगा अगर लक्ष्य रहेगा सीने में। तो आप लोग अपने सीटेट के परीक्षा को लक्ष्य को लेके चलिए। आज संडे है तो उसकी छुट्टी मत मनाइए। ऐसा पढ़िए कि कल ही परीक्षा है, ये सोच के पढ़िए, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। जैसा कि हम लोग सीटेट का PYQ कर रहे थे 6 जनवरी 2022 के परीक्षा का, तो जहां तक कर लिए थे वहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, सवाल कहता है मीता और बंटी विभिन्न आकृतियों के फलक मतलब पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की क्रमशः क्या है। पहले घन का, फिर बेलन का, फिर घनाभ का और अंतिम में गोले का। तो घन के बारे में जान लीजिए, वह त्रिविमीय आकृति, वह त्रिविमीय मतलब जिसमें 3 विमाएं हो। त्रिविमीय आकृति जिसमें 3 विमाएं हो, जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो। और वो तीनों यदि बराबर हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यदि तीनों बराबर हो, तो ये आपको घन कहलाता है। जैसे हम लोग लूडो जब खेलते हैं उसमें पासा जो फेंकते हैं, ऑनलाइन वाला नहीं, ऑफलाइन वाला लूडो, पासा जो फेंकते हैं है ना, उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पहला फलक पे 1 रहता है, 1 बिंदा, दूसरे पे 2 बिंदा, है ना। ऑनलाइन भी जो फेंकते हैं उसमें भी फलक 6 ही रहता है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें 6 फलक होते हैं। आपको घन की बात आवे तो लूडो का पासा समझ लीजिए, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, यानी मोटाई है, और तीनों क्या है? बराबर होता है। और उसमें 6 साइड से 6 फलक होते हैं, है ना। तो 6 फलक। उसके बाद है बेलन। बेलन है ना। बेलन में क्या होता है? बेलन इस टाइप का होता है। इसमें एक ऊपर, एक नीचे, 2 और एक घुमा हुआ। इसमें 3 फलक होते हैं। उसके होता है घनाभ। घनाभ वही है, त्रिविमीय आकृति हो, लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूरी नहीं कि बराबर ही होगा, है ना। इस आकृति का आपको बक्सा, ईंट इत्यादि देखने को मिलेगा। और इसमें भी कुल 6 फलक होते हैं। और अगला है आपको गोला। गोला, गोला यानी कि गेंद समझिए, गेंद। ये हो गया आपको गोला होगा। ये वृत्त और गोला में अंतर है। वृत्त में ऐसे कहीं हम खींच देते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही है, लंबाई और चौड़ाई ही होता है। ये गोला मतलब गेंद हुआ, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं। वृत्त तो कहीं खींचा जाता है, सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई ही 2 ही विमा होता है। गोला में 3 विमा होता है। मतलब कोई गेंद समझ लीजिए, कोई गेंद समझ लीजिए, या फुटबॉल या तरबूज, ये सारा गोला का उदाहरण है। तो घन वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो। इसमें कितने फलक होते हैं? 6। बेलन इस टाइप का होता है, एक ऊपर फलक, दूसरा नीचे और तीसरा घुमा हुआ। घनाभ हो गया कि वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं हो, वो घनाभ हो गया। इसमें भी 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5, एक इधर पीछे से 6। जैसे कुछ उदाहरण हम देना चाहते हैं। घन के बारे में तो समझ गए, लूडो जो खेलते हैं, पासा फेंकते हैं, वही आपको घन का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा है आपको बेलन। बेलनाकार इस तरीके का होता है, ये बेलन आकृति का है। इसमें कितने पृष्ठ हैं? तो एक पृष्ठ ऊपर, एक नीचे, 2, एक वक्र पृष्ठ, 3। ये सारा जो भी हम लोग देखते हैं इस तरीके का, है ना, ये सारा बेलन का उदाहरण है। इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, ऊपर, नीचे और वक्र। इसमें 3 पृष्ठ होते हैं। और घनाभ, घनाभ मतलब ईंट, जैसे होता है ना, ईंट होता है ना, तो ईंट वगैरह जो होता है, बक्सा होता है, या फिर ये डब्बा मान लीजिए, ये डब्बा जो है आपको घनाभ आकृति का है। इसमें कितने फलक हैं? तो 1 2 3 4 5
6, इसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। इसी में यदि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाता तो ये घन हो जाता, है ना। जिसे हम लोग सुडोको बोले, लूडो बोले, ये सब में 6 फलक होते हैं। और अगला है गोला, गेंद। गेंद में एक ही होता है जो कि वक्र होता है। गेंद हम लोग हाथ में ले लेते हैं ना, तो एक ही होता है। क्लियर है। तो मतलब कहने का ये सेंस है, घन में 6 फलक, बेलन में 3 फलक, घनाभ में 6 फलक और गोला में एक ही फलक, वक्र फलक होता है। अब देख लीजिए आप लोग, पहले है घन का, तो घन का 6, फिर बेलन का, तो बेलन में 3, फिर है घनाभ, तो घनाभ में फिर 6 और गोला यानी गेंद में 1, यानी 6 3 6 1 क्रमशः दिया हुआ है। तो इसी क्रम में हम लोग खोजेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। इन चारों में इन दोनों के बीच जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका बहुत आसान सवाल है। 7/8 से कम होना चाहिए और 1/3 से अधिक होना चाहिए। 7/8 है, यानी 8 से भाग दीजिए 7 में, इसको दशमलव में बदल लीजिए। दशमलव देंगे, शून्य आएगा, 8 64 लग जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव दिया हुआ, शून्य ऑटोमेटिक आ जाएगा, 8 7 56, 4 आएगा, 8 5 40, यानी ये हो गया आपको 0.875। 3 से भाग दीजिएगा 1 में, तो ये आएगा आपको 0.339, 1 बचा रहेगा 0, यानी ये 3 3 आते रहेगा, है ना। यानी ये हो गया 0.3333 चलते रहेगा। अब इसका मान देखिए, 9/10 है ना, एक अंक के बाद एगो शून्य है, यानी 9 के बाद दशमलव हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 0.90 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव और शून्य इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये चाहिए लिख सकते हैं। अगला है 3/11। 3/11 का अर्थ है 11 से भाग दीजिएगा 3 में, दशमलव दीजिएगा, 30 होगा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, दशमलव दिया हुआ है, शून्य आ जाएगा, 11 7 77, 3 आएगा, फिर 11 दशमलव देंगे, फिर 2, यानी ये आपको आते रहेगा 0.272727, ये जिंदगी भर आते रहेगा। तीसरा है आपको 17/24, यानी 24 से आपको भाग करना है 17 में, दशमलव देंगे, शून्य आएगा। अब हम देखेंगे कि 24 से कितना बार में विभाजित होगा। 24 पंच 120, 6 7 बार में देखिए तो 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 14 16, 2 बचेगा, दशमलव दिया हुआ ही है तो शून्य बैठेगा, तो शून्य तो बैठ गया तो लगाना पड़ेगा, शून्य देंगे, शून्य बार में लगेगा, 20 होगा, फिर शून्य बैठेगा, इस बार हो गया आपको 200, 0.7 जीरो के बाद अब हम लोग देखेंगे 200 में 22 8 8 बार में लगा के देखिए तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 3 19, फिर यहाँ पर 8 बचेगा, यानी ये आपको आ जाएगा 0.708। आप चाहे तो इससे आगे भी ले सकते हैं, है ना। शून्य बैठेगा, 24 3 72, फिर 8 बचेगा, फिर 24 3, ये 3 आते रहेगा, ये 3 आते रहेगा। अगला देखते हैं 26/99। अब यहाँ पर हम 99 से भाग देंगे किसमें, 26 में, दशमलव देंगे, शून्य आएगा, 2 बार में लगेगा, 99 दूना 198, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 9 गया 6, फिर शून्य आएगा, 6 बार में लगा दीजिए, 594, है ना, एक ही कम है ना 100 में। ये अब 10 में 4 गया 6, 11 में से 9 गया 2, फिर शून्य बैठेगा, फिर 2 बार में लगेगा 100, फिर यही आ गया 0.26 आगे रहेगा, 0.26, फिर 26 ही आ रहा था, 260 हुआ ना, फिर लगाएंगे हम मान लीजिए 2 बार में, फिर यही बचेगा, 26 आते रहेगा। अब इसमें आप देखिए कि कौन सी संख्या है जो आपको इसके बीच का आता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमको 0.87 से 0.33 के बीच होना चाहिए,
मान लीजिए कि ये 33 पैसा है, ऐसे याद रखने मतलब समझने के लिए मान लीजिए ना ये 33 पैसा है और ये 87 पैसा है, इसके बीच तो यहाँ तो 90 है, इससे ज्यादा हो गया, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए ये 90 पैसा है तो इससे ज्यादा हो गया, इससे कम होना चाहिए। 27 पैसा है तो इससे भी कम हो गया, ये भी नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए 26, यानी कि ये 33 पैसा से कम है, यानी कि 33 पैसा और 87 पैसा लगभग लगभग यही आपको आता है 70 पैसा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है ना। आप कंपेरिजन करके देख लीजिए कि इससे कम और इससे ज्यादा, इससे जो है 0.33 से 0.33 से कौन कौन छोटा है, 0.26 छोटा है ना, यहाँ पे छोटा है ना। इसके बाद 0.27 भी छोटा ही है, और ये 0.9 जो है ना ये इससे बड़ा है। तो ये तीनों, ये इससे ये बड़ा है, इससे ये छोटा, ये छोटा, तो इससे ज्यादा कौन है, ये है और ये है। ये ज्यादा तो है लेकिन इससे भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन इससे कम होना चाहिए, इससे कम वाला यही है केवल, ये तो इससे भी ज्यादा हो जाता है। यानी इन दोनों के बीच में 33 पैसा और 87 पैसा के बीच में समझ लीजिए 70 पैसा ही है, 70 पैसा, 90 पैसा, 26 पैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यदि इनमें से 4 मित्रों का दिया हुआ है ना, औसत निकाल के बता दिया है कि 150 सेमी है, 150 सेमी है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153, 150, 151 और 147 है तो 5वें मित्र की लंबाई क्या है। देखिए इसको हम 2-3 तरीका से बना सकते हैं, है ना। अभी हम ट्राई करते हैं सिर्फ एक तरीका। 5वें मित्र की लंबाई हो जा रहा है, 5वें मित्र की लंबाई क्या हो जा रहा है, 5वें मित्र की लंबाई ये पता नहीं तो इसको x मान लेंगे। माना कि 5वें मित्र की लंबाई, 5वें मित्र की लंबाई क्या मान लेंगे, बिल्कुल सही x है, क्या है x मान लीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी ऊंचाइयों का योग बटे ऊंचाइयों की संख्या, या सभी मित्रों की ऊंचाइयों का योग बटे मित्रों की संख्या। तो हम लोग इसको लिखते हैं सीधा सीधी, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये औसत का सूत्र ऐसे याद रखिए, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। औसत को माध्य भी बोलते हैं। औसत कितना दिया हुआ है, 150, 150, यानी औसत के बदले में 150 सेमी आप लिख दीजिए, इसके बदले में औसत दिया हुआ लिख दिए। सभी प्रेक्षणों का योग, तो सभी का ऊंचाई लिख दीजिए, योग कर दीजिए, 153 सेमी प्लस 150 सेमी प्लस 151 सेमी प्लस 147 सेमी। 4 मित्र का तो हो गया, 5वां का नहीं है तो हमने इसको x माना है, तो यहाँ प्लस x सेमी कर दीजिए, बटे कुल कितना संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 मित्र है तो 5। देखिए 5 यहाँ बट्टे में यानी भाग में है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही 150 सेमी है। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे भाग में था तो क्या हो जाएगा, गुना में, इसका पक्षांतर हो गया। अब सब कुछ जोड़ लीजिए, यहाँ तक x को रहने दीजिए साइड में, 3 1 4 7 4 11 का 1, ठीक है, हासिल 1 बच गया, तो 4 हासिल 1 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2 बच गया, 2 1 3 1 4 1 5 1 601 और प्लस यहाँ पर x है रहने दीजिए, बटे अब 5 की तरह ले आए थे ना, 5 की तरह ले आए थे, ठीक है। अब 150 पंच कितना होता है, बिल्कुल सही 750 सेमी, इधर कितना आपको 601 सेमी प्लस x सेमी, ठीक है, या x रहने दीजिए, सिंपल संख्या रहने दीजिए। अब देखिए हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ प्लस में है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माइनस हो जाएगा, पक्षांतर हो रहा है तो प्लस हो जाएगा माइनस 601 बराबर क्या बच जाएगा x। अब इसको घटाइए, 10 में से गया 9 4 149 बराबर x। इसको आप उल्टा के लिखिए,
ये आपको आया है 149 बराबर x, उल्टा के लिख दीजिए। जब ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर, ये डंडी हम घुमा देंगे। x का मान कितना आ जाएगा 149 सेमी। x किसको माने थे, x माने थे 5वें मीटर की लंबाई को, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया आपको एक तरीका से। दूसरी तरीका में क्या करना है आपको, औसत को सीधे गुना कर देना है। कितना है 5 है ना, 5 में 750 हो गया, और ये चारों जोड़ के घटा देंगे। ये चारों को देने कितना हो जाता है 601, इसको इसमें से घटा दीजिए, सीधा 149 सेमी आपका परीक्षा में इतना शॉर्टकट में बनाना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप ये कर पाएंगे, इसलिए पहले लॉन्ग जरूरी है तब शॉर्ट होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि समूह ए ने पहली पारी में 368 रन, समूह ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। समूह बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस समूह ने मैच जीता और कितने रन से जीता? ध्यान दीजिएगा, आजकल T20 चला है, पहले वनडे और उसके साथ साथ टेस्ट मैच चलता था, जिसमें सभी टीमें 2-2 पारी खेलती थी और उसके बाद जीत का डिसीजन होता था, है ना। 2-2 पारी खेलते थे और उसमें भी पहली पारी ये, फिर उसकी पहली पारी, इसकी दूसरी पारी, फिर उसकी दूसरी पारी, इस तरीका से 4-4 पारी और 5-5 दिन मैच चलता था। कभी कभी मैच का फैसला होता भी नहीं था, ड्रॉ हो जाता था। तो ये टेस्ट मैच का दिया हुआ है ना। तो टेस्ट मैच में समूह ए जो है पहली पारी में 368 रन बनाए, पहली पारी में और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। कब? दूसरी पारी में। तो कुल कितना रन बनाए, जोड़ दीजिए दोनों को, 826 रन बनाए हैं ए, और बी जो है वो पहली पारी में बनाए हैं 395 रन पहली पारी में, ठीक है, और दूसरी पारी में बनाए हैं 439 रन। कब? दूसरी पारी में। तो कुल कितना रन बनाया है, तो जोड़ देंगे, 9 5 14, 9 3 12, 1 13 3 हासिल 834 रन। तो समूह ए 826 रन बना पाया, समूह बी 834 रन बना पाया। तो कौन मैच जीता? तो जिसका अधिक रन हुआ, यानी कि समूह बी जीत गया है, समूह बी जीत गया है। और कितना से जीता? तो अधिक में से कम को माइनस कर दीजिए, 834 में से माइनस कर दीजिए 826, 14 में से 6 गया 8, 2 में से 2 गया 0 0, है ना। इसमें से इसको घटा दिए, यानी कि बी जीता है और 8 रनों से जीता है, बी जीता है और 8 रनों से, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे, रेलवे का 5:30 का अर्थ है कि सुबह के 5:30 बजे प्रस्थान करती है, और अगले दिन यानी कि 28 को चली तो 29 को 21:50 में, यानी कि 12 बजे दिन के बाद उसमें 13, 14, 15 बजने लगता है, यानी कि रात में 9:50 बजे चेन्नई पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? इसको बिल्कुल आसान तरीका से हम चाहेंगे बनाने के लिए। शुरुआत कब हुआ है? 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे। 5:30 कहने का अर्थ है रेलवे में सुबह में निकला है ये गाड़ी। पहुंचा क्या है? पहुंचा कब? तो 29 सितंबर को पहुंचा है। कितने बजे? 21:50 बजे, यानी कि ये 12 बजे दिन के बाद 13, 14 ऐसे बजता है, यानी कि रात में पहुंचा है। एक काम कीजिए आप, 28 सितंबर को ये ट्रेन जब समय खुली है ना, 5:30 में, कितने बजे खुली है? 5:30 में। तो 5:30 से 12 बजे दोपहर तक, 12 बजे दोपहर तक, 12 बजे दोपहर तक किस दिन? जिस दिन ट्रेन खुली है, यानी कि 28 सितंबर को ही। तो कितना समय हो गया? तो आधा घंटा इसमें और दे देंगे तो 6 हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा, 5:30 6 हो जाएगा और 6 6 12, यानी 6 घंटा 30 मिनट का समय बाद 12 बज गया। 12 बजे दोपहर किस दिन का है ये? 28 सितंबर का है, 28 सितंबर का है ये। अब इससे अगले दिन, ठीक अगले दिन यानी कि 24 घंटा बाद, है ना, एक दिन में तो 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा? 12 बजे दोपहर हो जाएगा। किस तारीख का? किस तारीख का? यानी कि 29 सितंबर का, है ना, यानी कि कुल 24 घंटे यहां पर चला। अब 12 बजे 29 सितंबर को हो गया, पहुंचा कितने बजे? 21:50 पे, यानी 12 के बाद 13 बजेगा, 14 बजेगा। तो अब 12 बजे दोपहर से 21:50 तक का समय, 29 सितंबर को ही 12 बजे दोपहर से 21:50 तक का समय, 21:50 तक का समय, इसको घटा के देख लीजिए, -12 कर दीजिए 12 बजे से, यानी ये आपको हो गया 9 घंटे 50 मिनट। ये आपको कितना हो गया? 9 घंटे 50 मिनट। अभी तीनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। कुल समय कितना हो जाएगा? 6 घंटे 30 मिनट। यहां पे आपको सिर्फ 24 घंटे है, तो घंटे में सिर्फ 24 लिखेंगे, मिनट में 0 0 डाल दीजिए। और यहां कितना है? 9 घंटे 50 मिनट। यहां 9 घंटे दीजिए और 50 मिनट दीजिए, सब कुछ जोड़ दीजिए। 5 3 8 घंटे मिनट, 6 4 10 9 19 का 9 हासिल 1, 6 4 10 9 19 का 9 हासिल 1 2 1 3, 39 घंटे 80 मिनट। और आप जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसमें से 60 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा निकल जाएगा, और 1 घंटा बढ़ जाएगा तो इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे, और इसमें निकाले है ना, कितना हो गया? 0। 80 में से 60 गया, 20 मिनट बचेगा, और 60 मिनट जो निकाले वो घंटा बने, घंटा में जुट जाएगा, यानी 40 घंटा हो जाएगा। इस तरीका से हम देखते हैं कि ट्रेन को पहुंचने में कुल 40 घंटे और 20 मिनट का समय लगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। समझ गए इसको? नहीं समझे तो फिर से समझिए। 28 सितंबर को 5:30 में ट्रेन खुली, और 5:30 कहने का अर्थ है कि ट्रेन रेलवे में सुबह का खुली, और उससे हम देख लें कि 12 बजे, उसी दिन 12 बजे तक कितना समय लगा था? 6 घंटे 30 मिनट। अगले दिन ट्रेन पहुंचती है तो हम क्या किए? सीधे 24 घंटा ले लिए अगले दिन दोपहर तक। आज दोपहर से कल दोपहर तक 24 घंटा, तो वही लिखे हैं 29 सितंबर 12 बजे 24 घंटा और जुट गया, ठीक है। और जब 29 को हम 12 बजे हो गया तो यहां पहुंचता है 9:50 में, यानी कि रात में। तो 12 बजे से लेके फिर 13 बजेगा, तो 21:50 में कितना समय लगेगा? 9:50 समय। तीनों को जोड़ दिए तो ये आया 39 घंटे 80 मिनट। और हम जानते हैं कि 60 मिनट का ही 1 घंटा होता है, इसमें से 1 घंटा बना के निकाल लेंगे, ठीक है। तो 60 में 1 घंटा, 60 निकाले, 1 घंटा हो गया, घंटा घंटा में जोड़ देंगे, 39 से 40 घंटा हो गया, इसमें से तो 60 निकाल लेते मिनट, 20 मिनट ही बचा, यानी कुल समय 40 घंटे 20 मिनट आपका सही उत्तर है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का गुणज नहीं है। तो 5 का गुणज का क्या पहचान है? तो 5 से विभाजिता का हम नियम बताएं कि जिसके इकाई स्थान पे 0 चाहे 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो 5 से तो ये सारा है ही, 7 से भी होगा ही, 7 6 के 42 60 बार में, 7 9 63 90 बार में, 7 4 28 40 बार में, और ये भी हो जाएगा आपको 7 से 30 बार में। तो 5 और 7 से तो ये सभी विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं हो। तो 6 से वही विभाजित होता है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है। इस चीज को हम वहां बताए थे कि 6 से विभाजिता का नियम है कि वह संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, वही संख्या 6 से विभाजित होगा।
तो चेक कर लेंगे हम लोग कि 6 से कौन कौन सा नहीं हो। तो या दोनों से होगा तभी 6 से होगा, 2 से हुआ 3 से नहीं हुआ 6 से नहीं होगा, 3 से हुआ 2 से नहीं हुआ तो 6 से नहीं होगा, दोनों से होगा तभी 6 का वो विभाजित है। यदि दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो वो नहीं होगा। और 2 से विभाजिता का हम नियम पढ़ाए थे कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से विभाजित होता है। 3 से बताए थे कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होगा, है ना, सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं, इसमें देखते हैं 2 और 3 दोनों नियम लगाते हैं। तो 2 से विभाजित होगा क्योंकि यहां पर इकाई स्थान पर 0 है। 3 से देखते हैं, 2, 1, 3, 3 से विभाजित है, यानी ये 2 से विभाजित है और 3 से दोनों से विभाजित है। यहां देखेंगे ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि यहां पर इकाई स्थान पर 0 है, 2 से तो होगा, ये भी 2 से होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 4, 2, 6, 6 3 से विभाजित है ना, 3 दूनी 6, ये 3 से विभाजित होगा। इसमें देखते हैं 6, 3, 9, 9 भी 3 से विभाजित है, यानी ये भी 3 से भी विभाजित होगा, 2 से भी, 3 से भी, 3 से भी, 2 से भी, 2 से भी, 3 से भी। यहां देखते हैं, यहाँ 0 है, 0 है तो 2 से विभाजित होगा, लेकिन 3 से विभाजित का नियम क्या है? 3 से विभाजित का नियम है कि सभी संख्या के अंकों का योग, 8, 2, 10, 10 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसीलिए यही संख्या है कि 6 से विभाजित, इसीलिए यही संख्या है कि 6 से विभाजित नहीं होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ये 2, 3 से भी, इसमें 2, 3 का नियम लगता है, इसमें 2, 3 का लगता है, 2, 3 लगता है, इसमें भी लगता है, इसमें 2 का लगता है, 3 का नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। 3 का नियम वही है, सभी अंक को जोड़ दीजिए, 8 तो 10 होता है, 10 3 से होता नहीं है, तो 3 का नियम यहाँ पर फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से सममित रेखाएं हैं? सम मतलब, मित मतलब, सम मतलब बराबर, मिति मतलब मापन, माप, ठीक है ना। क्षैतिज मतलब जो ऐसे खींचा जाता है, ये क्षैतिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम लोग ई को यदि हम 2 भाग में बांटना चाहे दोनों तरीका से, तो यहां से ऐसे बांटेंगे सममित रेखा खींच के, तो ये इसके बराबर बराबर बढ़ जाएगा, इसके ऊपर इसको ढक लेगा, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे, ऐसे काटेंगे इसको, ई को यदि हम ऐसे काटेंगे ऊर्ध्वाधर कहीं से भी, ये ढकेगा नहीं, 2 बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ता है। टी में देखते हैं, इसको ऐसे काटेंगे, क्षैतिज ही काटेंगे तो ये इसको ढक नहीं पाएगा। यदि इसको हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो हो सकता, हाँ ढक लेगा। तो इसमें यहां फॉलो नहीं किया, इसमें यहां फॉलो नहीं किया। वाई में देखते हैं, वाई में हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये इसको ढकेगा नहीं, या वाई को हम ऐसे करेंगे तो ऊपर से नीचे में नहीं ढकेगा। यानी कि अब हम एच को देखेंगे, एच में देखिए, यदि हम क्षैतिज काटते हैं, यदि हम क्षैतिज काटते हैं तो बिल्कुल आधा बढ़ गया, ये इसको ढक लेगा। यदि इसको हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं ऊपर से नीचे, तो भी ये इसको ढक लेता है। यानी ये दोनों तरफ से सममित रेखाएं इसमें खींची जा सकती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी, दोनों तरफ से हम यदि उसको हम सममित में बांट देते हैं, वही आपका ऑप्शन होगा। तो यहां तो क्षैतिज में हुआ लेकिन ऊर्ध्वाधर में नहीं हुआ, यहां पर क्या क्षैतिज में ही नहीं हुआ, ऊर्ध्वाधर में तो हो गया, यहां पर किसी में नहीं हुआ, यहां पर दोनों में हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहां पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से हम लोग सममित रेखाएं खींच लेते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है? रचनावादी कक्षा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, तो उसमें ये कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता है? कहता है कि छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों का हल करते हैं। ये तो छात्र जो है हल किया हुआ जो उदाहरण है उसी को देखकर पाठ्य पुस्तक से प्रश्न का हल करता है। इसमें वो कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं लगा रहा है ना,
जो किया हुआ उसके पैटर्न पे वो बना रहा है। अगला कहता है शिक्षक छात्रों को गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश देते हैं, यानी जो निर्देश दिए शिक्षक वही वो कर रहा है और छात्र शिक्षक द्वारा गतिविधि कर रहे हैं। इसमें छात्र खुद कुछ नहीं सोच के समझ के मतलब कुछ करके खुद नहीं सीख रहे हैं, इसमें उसका माइंड कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहा है, उसको जो निर्देश दिया गया शिक्षक के द्वारा वो करते जा रहे हैं, है ना। रचनावादी यहाँ पर वो खुद किसी भी जानकारी को रच नहीं रहे हैं, उससे कुछ फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। अगला है छात्र श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर हल किए प्रश्नों को अपनी कॉपी में देखकर उतारने में व्यस्त होते हैं। तो ये तो सीधा कॉपी कर रहा है कि जो लिखा हुआ उसको वो अपने नोटबुक में नोट करते जा रहा है। यहां भी वो कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सीधा वो देख के नोटबुक पे उतारते जा रहे हैं। और छात्रों को उन्हें दी गई, यहाँ ऑप्शन कहता है छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों, देखिए यहाँ कहता है छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं, ढेर सारा वस्तु दे दिया गया है और उनको कहता है कि गुण के आधार पर बांटिए। तो वहां पर जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों को ढेर सारा सामान दे दिया गया है और कहता है कि इसको बांटिए। किस आधार पर बांटिए? इसके गुणों के आधार पर। सबसे पहला रंग के आधार पर बांटिए। तो वो वस्तु का पहले रंग मिलाता है और ढेर सारे रंग में एक रंग को छांट के वो अलग करता है, यानी वो कंस्ट्रक्टिव इस माइंड में है कि कौन सा रंग, कौन सी वस्तु कौन सी रंग की है, तो उनका हमको किधर समूह बनाना है। उसके बाद कहता है कि आकार, वो किस आकार का है उसके आधार पर वो उनको बांटता है ना। आकार और आकृति, ठीक है, आकार मतलब छोटा बड़ा, है ना, कि बराबर है। इस आकार में जैसे दो वस्तु समान आकार का है, उसकी ऊंचाई, मोटाई, लंबाई समान है तो उसको एक जगह रखे। उसके बाद कोई है कि छोटा बड़ा, है ना, कि आकार यानी छोटा बड़ा के आधार पे वो बांटता है। आकृति, आखिर वो किस आकृति का है, घन आकृति का है कि घनाभ आकृति का है कि बेलन है कि शंकु है कि गोला है कि अर्धगोला है, इस आधार पे वो बांटता है। तो आकृति के आधार पर। और अगला है भार यानी वेट, वजन कितना है, किसी का वजन ज्यादा है किसी का कम है, इस आधार पर बांटते हैं। तो यहां पर वो बच्चा खुद कंस्ट्रक्टिव होकर उसको सब कुछ कर रहे हैं और छांट रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे यहाँ पर उनके गुण के आधार पर कंस्ट्रक्टिव माइंड से उनको छांट रहे हैं, यानी यहाँ पे ये रचनावादी क्लास का सही उदाहरण है, सही विशेषता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये आपको हो गया, कंटेंट से नहीं है ये सवाल, आपको पेडागोजी से है। ठीक है, तो पेडागोजी में आपको पॉजिटिव खोजना है, ठीक है ना, पॉजिटिव जो लगे वो उत्तर होता है। तो आइए हम प्रकाश डालने के लिए इस पे अपने ही साथ अपने ही टेक्निकल टीचर भी कहा जाए, टीचर ही है वो, है ना, और टेक्निकल भी उनको बहुत ज्यादा जानकारी हमसे है बेहतर। तो आइए उनसे प्रकाश डालते हैं एक बार। सर आइए एक बार बताइए, थोड़ा सा गणित के शिक्षण के संबंधित ये सवाल है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए अपने से। तो चलिए, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमारे रंजीत सर बता रहे हैं, तो जैसा कि हम रंजीत सर को देख रहे हैं, काफी एक महीना से है आप लोगों के पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो इनका जो है प्लेलिस्ट, 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक बेसिक मैथ का अलग, आप लोग जो है यूट्यूब को पहले खोल लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, ठीक है, और जाइए प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में क्या है कि प्लेलिस्ट में इनका 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बेसिक मैथ का बना हुआ है, एक रंजीत सर जो है स्पेशली सीटेट का जो है मतलब सीटेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहां जा करके मतलब दोनों प्लेलिस्ट खोल के वहां से दोनों वीडियो को कवर कीजिए, ठीक है, एक बेसिक मैथ का एक सीटेट का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट में जो कुल प्रश्न आते हैं 30 नंबर, कितने आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। 30 नंबर में आपको 15 हो गया पेडागोगी का, जो ये अभी बोर्ड पर सवाल देख रहे हैं आप, ये पेडागोगी का ही सवाल है। और उसमें 15 नंबर आते हैं कंटेंट से, मतलब 15 नंबर क्या सवाल रहते हैं, 15 नंबर का सवाल रहते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा, देखिए यहाँ पे ये है टैग वर्ड, इसको पकड़िए। देखिए रचनावादी का अर्थ होता है कि मतलब कुछ अलग हटकर करना, कुछ
अलग हटकर करना। ठीक है, तो इसमें आप इसमें उसको पढ़िए ऑप्शन को, और जिसमें ऐसा लगेगा कि छात्र मतलब कुछ अलग हट कर रहा है, आपका वही सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है कि छात्र हल किए हुए उदाहरण के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल करता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है और क्या कर रहा है, छात्र उसको देख करके मतलब नकल क्या करना, अनुकरण कर रहा है, क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, नकल कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। नंबर 2 में देखिए क्या है कि शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप, अब देखिए गतिविधि क्रियाकलाप करने का, देखिए ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑप्शन ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन ये ठीक है। अब देखिए आगे देखिए निर्देश, मतलब निर्देश देते हैं, मतलब छात्र बोलते हैं कि ये करो वो करो ये करो, मतलब कि शिक्षक के कहने पर छात्र क्या कर रहा है, छात्र मतलब वर्क कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या, ये यहाँ पे निर्देश ये क्या करता है, इस ऑप्शन को गलत कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए कहता है छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तु, मतलब छात्र को दे दिया गया कि तुम जो है ना इसको क्या करो, इस वस्तुओं को उनके रंग, आकार, आकृति, भार इत्यादि के अनुसार छांटने के लिए कहा जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए मतलब छात्र क्या मतलब अपने मन से करेगा, मतलब उसमें कोई दबाव नहीं, उसमें कोई दबाव नहीं है, छात्र में कोई दबाव नहीं है कि तुम जो हम कहते हैं तुम वही करो। ठीक है, जो हम तुमको कहते वही करो, मतलब क्या कर रहा है कि मतलब छात्र अपने मन से कर रहा है, मतलब छात्र अपने मन से मतलब अपने दिमाग लगा करके अपना ये इसको हल कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नंबर 4 देख लीजिए कहता है छात्र श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर हल किए हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में देखकर फिर वही क्या कर रहे हैं, देखकर मतलब वही छाप रहे, मतलब नकल कर रहे हैं। तो रचनावादी का अर्थ होता है कि कुछ नया करना, कुछ अलग करना। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रंजीत सर बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सर का थोड़ा हेल्प कीजिए। चलिए ठीक है सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए सवाल और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।